हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ग्रेड मैथ का सिलेबस स्टार्ट करेंगे जिसका पेपर जुलाई में अभी आने वाला है। इसके सिलेबस के आपने देखा होगा 21 टॉपिक है, 11 टॉपिक है 10th और 12th लेवल के और 10 टॉपिक है ग्रेजुएशन लेवल के। तो हम 21 वीडियोस बनाएंगे टोटल 21 टॉपिक्स को कवर करते हुए शॉर्ट नोट्स के साथ। आप इन शॉर्ट नोट्स को बस अच्छे से रिवाइज कर लेना, इसमें जितने तरीके हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना, या जो भी मुश्किल सवाल है जिनमें टाइम लग सकता है उनको रट भी लेना, क्योंकि वहाँ 150 क्वेश्चन और 150 मिनट होगी, यानी 150 जिनके लिए आपको मिलेगी 150 मिनट। और उसमें भी 20 टीचिंग मेथड के हैं और 130 आपको करने। इसमें से लगभग 15 क्वेश्चन आएंगे 10th लेवल के। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, और ये इनके लिए कोई भी आप एक बुक पढ़ सकते हैं। मैंने पढ़ी थी जालाराम विश्नोई की बुक, जिसमें मेरे सही हुए थे 18 आउट ऑफ 20। हमें कोशिश करनी है कि 150 में से हम पहुंच जाएं 100 क्वेश्चन तक। ये एक सेफ टारगेट है। इसके लिए हमें लगभग 115 के समथिंग अटैम्प्ट करने होंगे, जिसमें से नेगेटिव मार्किंग कट के हमारे 100 सही बच जाने चाहिए। अभी मैं आपको नंबर सिस्टम समझाती हूँ अपने शॉर्ट नोट्स के साथ। मैंने 2024 वाला अभी जो सितंबर में हुआ था वो एग्ज़ाम दिया था, उसका रिजल्ट अभी आना बाकी है। आने के बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी जुलाई वाले पेपर की तैयारी करते हैं। थोड़ी नहीं, बहुत अच्छे से करते हैं। आप अगर इन शॉर्ट नोट्स के साथ क्लासेस देख लेंगे तो आपके पास 100 क्वेश्चन तक का मैटर आराम से हो जाएगा, अगर आप इनको अच्छे से कर लोगे तब। अब बेसिक से स्टार्ट करती हूँ मैं। लगभग 25 पेज है नंबर सिस्टम की, और इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इनमें जितने क्वेश्चन हैं बस उनको प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो, रियल नंबर वास्तविक संख्या, इसमें क्या दो टाइप है, प्रीमेय संख्या, अप्रीमेय। प्रीमेय के अंदर पूर्णांक और अपूर्णांक। पूर्णांक में होती है पॉजिटिव पूर्णांक, नेगेटिव, शून्य। पॉजिटिव पूर्णांक मतलब 1 से स्टार्ट होती है प्राकृत संख्याएं, 1 2 3 4। परिमेय संख्या मतलब जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हो, P/Q, जहाँ P और Q है इंटीजर, Q 0 नहीं होना चाहिए। और भिन्न होती है जिनमें ये दोनों नंबर पॉजिटिव इंटीजर हो, मतलब किसी का 1/3 पार्ट हो, किसी का 3/4 हो, मतलब ये भिन्न किसी का पार्ट होता है, तो ये नेगेटिव में नहीं हो सकता किसी चीज़ का हिस्सा। तो इसके लिए P और Q I पॉजिटिव से बिलोंग, यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। और ये एक पॉइंट है आपको याद रखना है, P/Q में दशमलव अंकों की संख्या, यानी दशमलव के बाद कितनी डिजिट आएगी, ये मैक्सिमम Q के बराबर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा अंक नहीं आएंगे दशमलव के बाद। अब देखना है, n प्राकृत संख्या को डिनोट करता है। ये होता है 1 से शुरू करके, ये बेसिक है, हमें आता है, पर मैं आपको शुरू से ही पढ़ा रही हूँ। W यानी होल नंबर, ये 0 शामिल हो जाएगा इसमें, प्राकृत संख्या प्लस में 0 और आ जाएगा। Z माइनस की, प्लस की और 0 सारी संख्याएं। Q है रेशनल नंबर, P/Q, जहाँ ये है इंटीजर से बिलोंग करते हैं, Q 0 नहीं हो सकता, यानी ऊपर तो Z में पूरी संख्याएं आएगी, नीचे 0 नहीं आएगा, Z माइनस 0। और Q डेज अपरिमेय संख्या, यानी वास्तविक संख्याओं में से परिमेय संख्या घटा दी। देखो, ये सब सेट को डिनोट करता है, मतलब सबसे इसमें 1 से स्टार्ट है संख्या, इससे बड़ा समुच्चय है, इसमें 0 शामिल कर दिया। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव 0 सारी शामिल है। इसमें पूर्णांक भी है, अपूर्णांक संख्याएं भी शामिल हैं। ये वास्तविक संख्याएं हैं जिसमें परिमेय अपरिमेय सारी संख्याएं शामिल हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो बनता है रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर सबको मिला के। और ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, होता है A + I/B, जहाँ A भी रियल नंबर है। अगर ये 0 हो जाए, मतलब काल्पनिक पार्ट 0 है, तो ये बचेगा, मतलब रियल नंबर आ जाएगी। तो रियल और इमेजिनरी दोनों मिला के बनती है कॉम्प्लेक्स नंबर। एक ऐसी संख्या जो वास्तविक भी है और काल्पनिक भी है, ये है 0। इसको 0 आयोटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये देखो, इसमें
ये रियल वाला पार्ट है, ये इमेजिनरी वाला, दोनों में एक संख्या कॉमन है बीच में 0। अब देखना है दशमलव। डेसिमल नंबर दो टाइप के होते हैं, शांत और अशांत। अशांत में भी ऐसे डेसिमल नंबर होते हैं जिनमें आवर्ती होती है दशमलव के बाद संख्या की। तो आवर्ती होती है वे संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं, और शांत दशमलव वाली भी परिमेय होती है। ये दो टाइप है परिमेय संख्या की। और जिनमें आवर्ती नहीं होती वो अपरिमेय संख्याएं होती है, जैसे रूट की संख्याएं होती हैं। अब ये देखिए, सम संख्या की घात लेंगे तो जो संख्या आएगी उसकी लास्ट डिजिट सम संख्या होगी, मतलब सम संख्या बनेगी। जैसे लास्ट में अगर अब 9 विषम संख्या है, इसका स्क्वायर करते हैं, 9 × 9 81, यानी 1 आएगा, विषम संख्या आएगी। उसको एक बार और करेंगे तो लास्ट डिजिट 9 आएगी। इसी प्रकार सम संख्या को करेंगे, 2 की स्क्वायर 4, क्यूब 8, मतलब सम संख्या की कितनी भी घात ले लीजिए सम संख्या आएगी। विषम की कोई भी घात हो, n सम हो या विषम हो, विषम संख्या ही आएगी। अब हमें देखना है इकाई अंक, मतलब ये वाला अंक घात करने पे क्या आ रहा है संख्या में। इसके कुछ रूल हैं। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है तो 0 को कितनी भी बार गुणा कर लो 0 आना है। 1 को गुणा करेंगे तो भी 1 ही आना है। 5 को करेंगे तो 5 ही आएगा। 6 को करेंगे तो 6 × 6 36, फिर 6 से और गुणा करेंगे तो 6 लास्ट में आएगा। ये 3 संख्याएं किसी के लास्ट में हो 1, 5, 6, तो ये फिक्स नंबर ये आएंगे। अगर 9 है किसी के लास्ट में, अगर उसकी घात 1 है मतलब 9, अगर घात 2 है तो 9 × 9 81, मतलब 1 डिजिट आएगी। फिर वापस 9 3 बार कर दिया तो 9 आ गया। अब हम फिक्स कर लेंगे कि अगर 9 की पावर 4 बन जा रही है, इसका मतलब लास्ट में तो ये आ जाएगा। फिर कितनी भी बार गुणा करो चाहे 1 ही रहेगा। इसी प्रकार 3 की पावर 2 करेंगे, 3 × 3 9, 3 की पावर 3 करेंगे 27, और 3 की पावर 4 करेंगे 81। अब इसके बाद अगर 4 के मल्टीपल में इसकी घात है तो फर्स्ट डिजिट आएगी 1। अब ये क्वेश्चन देखिए, 1 फैक्टोरियल + 2 फैक्टोरियल करके यहाँ तक पहुँच गया, का इकाई अंक बताना है। यहाँ से शुरू हो जाता है संख्या में 5 आना, यानी 5 × 4 × 3 to 1। 0 बनता है जब 5 और 2 गुणा में आ जाए। यहाँ तक 5 नहीं है, इसके बाद 5 और 2 आएंगे ही हर फैक्टोरियल में, मतलब सबका फर्स्ट अंक 0 हो जाएगा। तो इनको जोड़ने पे फर्स्ट डिजिट 0। अब इनको जोड़ के देखेंगे लास्ट डिजिट क्या बनती है। 6 और 4 10, और 2 12, और 1 13, मतलब इकाई अंक 3 बनेगा। ये पूरी संख्या जोड़ के जो सबसे बड़ी संख्या बनेगी उसका इकाई अंक 3 रहेगा। अभी ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बता रखा है कि इस संख्या का इकाई अंक आएगा n + 2, यानी इन तीनों संख्याओं को गुणा कर देंगे तो जो भी संख्या आएगी उसका फर्स्ट डिजिट इकाई की साइड से n + 2 आएगा। अब देखो 6 को इससे गुणा करेंगे, 6 × 18 8, 8 को किससे गुणा करें कि जो संख्या आई, जैसे गुणा करके देखिए 8 × 4 32, यानी 8 × 4 32, 2 आ रहा है। ये 2 4 से अधिक नहीं है, 2 अधिक होना चाहिए था, n + 2 होना चाहिए था, n अगर 4 है। इसी तरह देख 8 × 6 48, मतलब 8 आ गया, और 6 2 ज़्यादा हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं उनमें थोड़ा दिमाग लगा के ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो उत्तर आ जाता है। अब देखो विभाज्यता का नियम, इसमें देखते हैं कि कोई संख्या में 2 का भाग कब जाएगा। अगर संख्या की लास्ट डिजिट में 2 का भाग जा रहा है तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। 4 से भाग जाने का नियम होता है लास्ट टू डिजिट में 4 का भाग जाना चाहिए। 8 का भाग जाने के लिए लास्ट 3 डिजिट में जाना चाहिए। 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट। संख्या के लास्ट के 4 अंकों में अगर 16 का भाग जा रहा है तो कंप्लीट संख्या के अंदर 16 का भाग जाएगा। 5 से भाग जाने के लिए लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। ये बस सीधे सीधे आपको याद रखने हैं। 3 का भाग जाने के लिए संख्या के अंकों का जो योग करते हैं टोटल, उसमें 3 का भाग जाना चाहिए। और 9 के लिए भी सेम रूल है कि अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। अब बाकी संख्या के लिए देखते हैं। हमने बता दिया 1 का कोई रूल नहीं होता। 2 के लिए फर्स्ट
2 के लिए फर्स्ट डिजिट में जाना चाहिए 2 का भाग, 3 के लिए ये रूल लागू होगा, और 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट में जाना चाहिए, 5 के लिए 0 या 5 होना चाहिए। अब बची 6 के लिए 2 नियम लगाएंगे, 2 वाला नियम भी 3 का भी। 2 का नियम यानी लास्ट डिजिट में 2 का भाग जाए यानी सम संख्या हो, और एक 3 का नियम यानी उस संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए, उसका मतलब वो 6 से विभाज्य है। फिर 6 के बाद आया 7 का नंबर। अब 7 का रूल देखिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। या तो एक ऐसी संख्या है जिसमें 6 अंक है और समान है, यानी यहाँ 6 6 6 5 5 5 6 बार आ जाए तो उसमें 7 का भाग जाएगा, ये फिक्स है। अगर कोई रैंडम संख्या है, अगर 6 अंक समान भी नहीं होते ना तो भी ये तरीका काम लेना है, यानी लास्ट वाले एक अंक को 2 से गुणा किया 10 आ गया, इसको छोड़ दो, बाकी बची हुई संख्या नोट करी, उसमें से 10 घटा दो, फिर इतनी संख्या आ गई। इसके लास्ट डिजिट को 2 से गुणा किया, इसको छोड़ दो, इस बची हुई संख्या में से 10 घटा दिया। सेम प्रोसेस करेंगे जब तक ऐसे छोटी संख्या आ जाए जिसमें हम 7 का भाग दे के देख सकते हैं। अब इसमें अगर 7 का भाग जा रहा है ना तो शुरुआती संख्या में भी 7 का भाग जाएगा, मूल संख्या में भी। 8 का नियम बता दिया कि लास्ट 3 डिजिट के अंदर 8 का भाग जाना चाहिए। 9 का नियम है सेम, अंकों के योग में जाना चाहिए। अब एक संख्या और है, इसका और देख लेते हैं रूल। 9 तक पढ़ लिया। अब 13 का नियम है कि राइट साइड से 3 3 के जोड़े बनाएंगे। इस साइड से बना लिए, संख्या ये है 26,189, तो इधर से 3 3 के जोड़े बना लिए। नहीं बनेगा तो ये 2 का बन जाएगा, फिर यहाँ से इनको साइन देंगे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब इनको जोड़ देंगे, ये प्लस का है 189, ये माइनस का है, अब आ गया 163। अब इसमें अगर 13 का भाग जा रहा है तो मूल संख्या इस वाली के अंदर भी 13 का भाग जाएगा। ये 11 से विभाज्यता का नियम देखिए, इसमें सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग अगर घटा दें, या तो 0 आए या 11 से विभाज्य कोई संख्या आए तो मूल संख्या 11 से विभाज्य होगी। जैसे इसमें ये जोड़ दें 9 1 और ये 2, इनके योग में से 8 और 6 का योग घटा देते हैं, मतलब एक स्थान छोड़ के संख्याओं का जोड़ करेंगे, उनमें से बीच वाली संख्याओं के जोड़ को घटा देंगे। सम स्थान के अंकों का योग और माइनस विषम स्थान के अंकों का योग। एक ये देखिए इस तरीके का सवाल जो अभी ऊपर बताया था, 6 अंक समान दे रखे हैं कोई संख्या में तो 7 का तो जाता है, इसके लिए ये भी है। अगर संख्या इस प्रकार है 6 अंक समान है तो इसमें 7 का भी भाग जाता है, 11 का भी जाता है, 13 का भी। क्योंकि 11 का इसलिए जाता है, सम अंकों का जोड़ है सम स्थान की, और इनका जोड़ करेंगे और इन बीच वाली संख्याओं का जोड़ करेंगे और इनको घटाएंगे तो 0 या 11 से विभाज्य आना चाहिए तो 0 आएगा। और 13 के रूल से अगर 3 3 के जोड़े बनाएंगे, इसको प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे तो भी 0 आएगा। 0 आता है मतलब 13 से विभाज्य है। एक ये रूल है कि इस प्रकार की कोई संख्या है, पहली 3 डिजिट इस प्रकार है, सेम रिपीट हो रही है, इसमें भी 7 11 और 13 से भाग जाएगा। जैसे ये कोई एक बड़ी संख्या है, ये पूरी संख्या है 1,23,123, तो इसमें ऐसे 2 जोड़े बन रहे हैं को रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें 7 11 और 13 तीनों का भाग जाएगा। अब अगर पूछ ले कोई संख्या का कि इस संख्या में 72 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो इसको ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे जो सापेक्षिक अभाज्य हो, मतलब HCF 0 हो। 9 × 8 72, इन दोनों में कोई कॉमन डिजिट नहीं बचती, मतलब HCF क्या है इनका 1 है, यानी सापेक्षिक अभाज्य है। तो अगर किसी संख्या में 8 और 9 दोनों का भाग जा रहा है मतलब उसमें 72 का भाग जाएगा। अब अगर 88 का भाग जा रहा है या नहीं देखना है तो इसको सापेक्षिक अभाज्य में तोड़ेंगे, या तो अगर ऐसे तोड़ें 2 और 44, तो इनका HCF तो है 2, ये नहीं लागू होगा, तो सापेक्षिक अभाज्य 8 और 11 के 2 टुकड़े कर लेंगे जिनका HCF 1 आ रहा है। इन दोनों का अगर भाग जा रहा है संख्या में तो 88 का भी जाएगा। अब परिमेय संख्या का हर देखते हैं, मतलब परिमेय संख्या 2 टाइप की होती है, जिसमें होते हैं एक तो होती है शांत दशमलव और एक होती है आवर्ती दशमलव। शांत दशमलव तब होगी जब हर के अंदर सिर्फ 2 और 5 के रूप में संख्या हो, गुणनफल के रूप में, यानी 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में हर हो, तब शांत दशमलव होगा। अब देखनी है शून्य की संख्या, मतलब हर में शून्य कितने हैं। कोई संख्या है जैसे 5000 है, इसके अंदर
अंदर अगर 10⁻³ का भाग देंगे यानी ये 0 कट जाएंगे। शून्य कितने हैं? 3। इनको देखने हैं कितने हैं, तो यही बता रखा है 10⁻n, n का वह मान जिसके लिए संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी मैक्सिमम मान 3 है। अगर इसको 4 कर देंगे 5000 में तो फिर ये दशमलव में आएगी, तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसके लिए मैक्सिमम मान आएगा 3। तो ये 3 क्या है? शून्य की संख्या। अब कोई संख्या है, ये देखो, इसमें कम संख्या मतलब ये घात कम है, यानी जोड़े बनेंगे 10 के, 2⁻6 इंटू 2⁸ इंटू 5⁻6, यानी इन दो जोड़ों को गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगी, यानी 10⁻6 इंटू 2⁸। इसमें कितने शून्य होंगे? 6। इसी तरीके से देखने हैं, यानी 2m इंटू 5n, m और n में जो संख्या कम है उतने जीरो होंगे। इसमें बतानी है कि शून्य की संख्या कितनी होगी, यानी इनको जोड़ के जो संख्या बनेगी उसके लास्ट में कितने जीरो आ रहे हैं। लास्ट में देखो सबसे कम 2 जीरो सब में है, यानी योग करने पे 2 जीरो तो आएंगे। फिर थर्ड प्लेस की संख्या जोड़ेंगे 0 0 0 0, लेकिन यहाँ 2 है, यानी फिर 3 नंबर पे संख्या आ जाएगी 2 और शुरू में 0 0। तो ये जो भी संख्या बनेगी इसके लास्ट में सिर्फ 2 जीरो रहेंगे। अब इसमें शून्य की संख्या बतानी है, 1 से 100 तक की संख्याओं का गुणा है। इसमें देखिए हमें देखना है 5 और 2 के कितने जोड़े बन रहे हैं। तो 5 कितनी बार आएगा इसमें? 5 का पहाड़ा देख लीजिए, 5 10 15 या 100 तक जाना है, यानी 20 बार आ गया 5। बीच में ऐसी संख्या है जहाँ 5 गुणा 5 आता है, यानी 2 बार आता है। 25 25 दूनी 50 और 75 और 100, इनमें एक एक एक्स्ट्रा 5 आता है, यानी 20 बार 5 ये और 4 बार ये, 24 बार 5 आ रहा है, यानी 24 जीरो आएंगे इसमें। इसका शॉर्ट मेथड देखिए, ऐसे अगर फैक्टोरियल में संख्या दे रखी है 100 से लेके 1 की तरफ जा रही है, मतलब ये फैक्टोरियल है। अगर n फैक्टोरियल दे रखा है और जीरो की संख्या ज्ञात करनी है, पहले n में 5 का भाग दीजिए, फिर n में 25 का, फिर 25 इंटू 5 125 का, फिर 625, इस तरीके से। तो n अगर 100 है यहाँ पे, इसमें देखिए 5 का जा रहा है, 25 का जा रहा है, 100 में 125 का नहीं जाएगा, 20 + 4 यानी 24 शून्य होंगे। एक दो और देखते हैं, ये है 500 फैक्टोरियल। इसमें 500 है n, 5 का जाएगा, 25 का जाएगा, 125 का जाएगा, 625 का नहीं जाएगा। तो इसमें देखिए 100 20 और इसको भाग देते हैं 4, 124 शून्य आएंगे। अगर पूरा भाग नहीं जा रहा, मान लो ये संख्या है, n का मान इतना है और 5 का जाना है, 25 का, 125 का, अब 75 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब इतने तक संख्या पूर्ण हो रही है। 75 लेना है इसको, इसको 15 लेना है, और ये 3 पॉइंट कुछ है 3 लेना है, यानी 93 शून्य आएंगे। इसी प्रकार इसको देखो 5 25 125 और इसमें 625 का भी भाग जा रहा है। इस तरीके से करके टोटल निकाल देंगे जीरो के नंबर। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। n फैक्टोरियल दे रखा हो तो 5 5 इंटू 5 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 3 बार, फिर 4 बार, जहाँ तक इसमें जा रहा हो। ये थोड़ा सा अलग है, इसमें फैक्टोरियल नहीं है। पहले इसमें देखते हैं क्या लागू हो रहा। जैसे 4 4 दूनी 8 4 3 12, यानी 4 कॉमन है सब में, 4 अलग रख लिया, और कितनी संख्या बनी है यहाँ तक जाके, ये है 4 इंटू 140, यानी 1 2 3, यानी 140 बार है, तो 4 भी 140 बार हुआ, 4 की पावर 140 और बाकी संख्या 7 रख दी, 1 से लेके 140 तक, ये बन गया 140 फैक्टोरियल। इसमें तो 5 नहीं आ रहा, मतलब इससे जीरो नहीं बनेगा, जीरो बनेगा इससे, इसमें जितने 5 आएंगे उतने जीरो बनेंगे। तो अब n ये है, n में भाग दे दिया 5 25 और 125 का, तो इतने शून्य आ गए। इसमें एक ही बार जा रहा है भाग, 1 पॉइंट कुछ आएगा यहाँ पे, तो 1 रखेंगे मान, पॉइंट से आगे वाला काउंट नहीं करेंगे। इसमें शून्य की संख्या बतानी है 1 3 5। अब देखो इसमें सारी क्या है, विषम संख्याएं दे रखी हैं। जीरो बनता है 5 गुणा 2 करने से, मतलब यहाँ 2 तो आएगा ही नहीं, 5 तो आ गया लेकिन 2 नहीं आएगा, यानी इसमें कोई शून्य नहीं आएगा। 2 होता तो 1 शून्य बन जाता। अब ये वाला चेक करते हैं,
इसमें शून्य की संख्या बतानी है। इसमें देखो जितनी संख्या है उसकी पावर भी उतनी है। 0 बनेंगे, ऐसे 2 तो बन जाएंगे इससे, 4 की पावर 4 से, 6 की पावर 6 से, इनमें 2। हमें 5 देखते हैं इसमें। 5 की पावर 5 आएगी, 10 की पावर 10 भी आएगी इसके बीच में। 5 का पाड़ा चेक करेंगे यहाँ तक, 45 तक पहुँचेगा, 50 तो इसमें है नहीं, तो 45 की पावर 45 तक। अब इसमें देखते हैं, इसमें 2 बार 5, 1 बार है 5, 5 की पावर 10 इंटू 2 था उसको काउंट नहीं करेंगे। इसमें 5 इंटू 3 15 है, यानी 5 की पावर 15, 5 चौके 20, 5 की पावर 20। इसमें 5 2 बार है, 5 की पावर 25 और 5 की पावर 25, 5 छके 30, 5 की पावर 30, 5 7 35, तो 5 ले लिया, 5 8 40 और 5 9 45, यानी 5 ले लिया। अब इनको जोड़ देंगे, कितने 5 आ रही, 5 की पावर आ रही 225, 250, तो इसमें शून्य होंगे 250। यह फिक्स नियम है। यदि P और Q सापेक्ष अभाज्य, यानी इनका HCF क्या है, 1 है, दोनों K के गुणनखंड हैं, तब P इंटू Q भी K का गुणनखंड होगा। यानी कोई संख्या है, जैसे 24 है, इसमें भाग जा रहा 8 और 3 क्या है, सापेक्षिक अभाज्य, इसका HCF है 1। 8 का भी भाग जा रहा है इसमें, 3 का भी जा रहा, इसका ये रूल कह रहा है कि 8 इंटू 3 यानी 24 का भी जाएगा और जा रहा है। अगर दो सापेक्ष अभाज्य संख्याएं किसी संख्या का गुणनखंड है तो उनका गुणनफल भी इसका एक गुणनखंड होगा। ये रूल कह रहा है यदि P दोनों संख्याओं Q व R का भाजक है, यानी P का भाग Q में भी जा रहा है और R में भी जा रहा है, तो P का भाग जाएगा Q प्लस R में भी जाएगा, Q माइनस R में भी जाएगा ना। देखो 3 का भाग जा रहा हो 6 में जा रहा है और 12 में जा रहा है। ये रूल कह रहा है 6 प्लस 12 में भी जाएगा, 6 माइनस 12 में भी जाएगा, और चेक कर लीजिए 18 में जाता है और माइनस 6 में भी जाता है। इसमें बतानी है शून्य की संख्या कितनी है। इसमें देखिए कितने शून्य आ रहे हैं। पहले तो इन जीरो को अलग कर लीजिए, 2 और 3 5 और 4 9 और 3 12 और 3 15, 15 तो ये हो गए शून्य, और एक्स्ट्रा बच गई संख्या ये 15, 5 इंटू 3, इनमें 2 तो कहीं से भी ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, और 5 नहीं बनेगा, मतलब एक जीरो और बनेगा। 15 थे, एक इससे बन जाएगा 16। अब ये संख्या देखते हैं शून्य की संख्या। इसमें देखो सबसे कम घात कॉमन ले लेंगे, 3 की पावर 121 बाहर ले लिया, अंदर बचेगी 3 की पावर 2, यहाँ माइनस 3 की पावर 1, फिर माइनस 1, और इसमें कॉमन ले लिया सबसे छोटी का 2 की पावर 119, फिर अंदर 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और माइनस 1, यह आता है 5 इंटू 1। या 5 तो 1 है, 2 119 बार है, लेकिन जीरो तब बनेंगे जब 5 और 2 जो मिनिमम घात होती है उसके बराबर, यानी 5 एक बार है तो 1 होगा शून्य। ये देखिए ये क्वेश्चन पे इम्पोर्टेंट लगा रखा है, क्योंकि इसमें 2 की संख्या हम पीछे 2 नहीं काउंट कर रहे थे कितनी बार, लेकिन इसमें 2 कम पड़ रहा है, 5 ज़्यादा है लेकिन 2 कम पड़ रहा है, यानी जो मिनिमम होता है उसके बराबर जीरो होते हैं। तो इसमें देखिए 5 का पाड़ा चल रहा है, 5 कॉमन ले लिया, 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 15, 5 की पावर यानी संख्या 1 2 से लेकर 15 तक है, यानी 5 15 बार आ रखे हैं, तो 5 की पावर 15, बाकी 1 2 से लेकर 15 तक। इसमें देखिए 5 कितनी बार है, इसके अंदर 5 10 और 15, 3 बार तो यहाँ पे है और 1 15 ये, यानी 18 बार 5 आ रखे हैं। लेकिन अब 2 देखते हैं कितनी बार है, 2 4 6 8 10 करके 14 तक 2 आएंगे, 2 2 की पावर 1, इसमें 2 एक बार है, इसमें 2 3 बार है, 1 बार, इसमें 4 3 बार होता है, यानी 2 दूनी 4, 2 आएंगे। अब इनको काउंट करते हैं तो 2 की घात हो रही है 11 और 5 की हो रही है 18, मिनिमम है 11, यानी शून्य की संख्या 11 बनेगी। अब ये रूल देखते हैं, किसी भी संख्या में अगर अंकों का योग घटा देते हैं, ये नहीं 3 अंकों के नहीं, मतलब कोई भी संख्या 4 की हो चाहे उस पर भी लागू होता है, किसी भी संख्या में से अगर अंकों का योग घटा देते हैं तो संख्या है वो 9 से विभाज्य होती है, जो प्राप्त संख्या होती है वो 9 से विभाज्य होती है। अब 4 अंकों की संख्या ले ली ये कोई, इसका मतलब होता है इकाई अंक तो 1 है, ये जड़ है यानी दाई अंक है 10 जड़, ये सैकड़ा पे है 100 वाई और 1000 x, इसमें से अंकों का योग घटा रही है, माने
माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी घटा दिया, ये बचेगा 999 एक्स 99 और टी से टी कैंसिल हो गया। इसमें से 9 कॉमन ले रहे हैं, मतलब इस संख्या में अभी जो प्राप्त संख्या उसमें 9 का भाग जा रहा है। तो ये सिंपल सा रूल है कि किसी संख्या में से अंकों का योग घटाने से जो नई संख्या प्राप्त होती है वो 9 से विभाज्य होती है। अभी देखो हम 7 नंबर पेज पे पहुंचे हैं, ऐसे टोटल 25 पेज है। पेशेंस बनाए रखिए, थोड़ा सा जोर आएगा। अगर आपको नोट्स ना भी मिले टेलीग्राम पे तो आप वीडियो को रोक रोक के साथ में अपने नोट्स बना सकते हैं, और इनको करने के बाद आप कोई सा PYQ करके देख लेना, आपका आराम से बन जाएगा। सारे तरीके इसमें आ रखे हैं, और जो सवाल आपको समझ नहीं आए उनको आप रट लीजिए, आपको लगे कि ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इससे सीधा सीधा पेपर में आपका टाइम बच जाता है। और कम से कम 30 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो सीधे सीधे वहाँ आ जाए हमारे देखे हुए में से। मैं बताती हूँ रटने वाला सवाल अभी आने वाला है, कैसे सवाल रटने के होते हैं। अब ये देखिए, ये दे रखा है कि a + b + ab बराबर 65 है। जहाँ a b धनात्मक पूर्णांक है तब a व b के मध्य अंतर बताना है। अब इसमें देखिए, अगर b कॉमन ले लेते हैं इसमें से तो 1 + a आ जाएगा। अगर इसमें और इसमें से a कॉमन ले लेते हैं तो 1 + b आ जाता है, मतलब एक का जोड़ा नहीं बन रहा, तो इसके लिए 1 जोड़ दिया दोनों साइड में। यहाँ कॉमन ले लिया b 1 + a, और ये 1 + a ऐसे बन गया जोड़ने से। 1 + a कॉमन, 1 + a 1 + b बराबर 66। अब देखते हैं, ये बता भी रखा फिक्स, ये कैसे आएगा। 11 × 6 करने से 66 आ रहा है, क्योंकि इनका मान फिक्स दे रखा है, 15 से छोटी ही संख्या होनी चाहिए। ऐसे लेने को तो हम यहाँ ले सकते थे 33 × 2, लेकिन फिर ये मान आ जाता है 1 का 32, लेकिन 32 लेना नहीं है क्योंकि 15 से छोटे चाहिए हमें, तो ये जोड़ा बनेगा। b + 1 11 है यानी b 10 है, a + 1 6 है यानी a 5 है। कोई सा मान लो, चाहे a को 10 मान लो, b को 5 मान लो, इनका अंतर बताना है। अंतर है हमारे 5। ये रूल है 2 अंकों की संख्या में से इसके अंकों को पलटने से जो संख्या बनती है, ये फिक्स है 2 अंकों वाली पे लागू होगा। पलटने से जो संख्या बनती है उसको जोड़ने पर बनी संख्या 11 से अवश्य विभाज्य होगी। यानी देखिए XY संख्या है, उसमें पलट के जो संख्या बनी है YX वो जोड़ दी। ये संख्या है y + 10x 2.5 अंक, इसमें आएगा x + 10y, तो ये संख्या बनी है 11x + 11y। 11 कॉमन हो गया, x + y, इस संख्या में 11 का भाग जाएगा। अब ये देखिए, ये सवाल रटने वाला है। इसमें कह रखा है 1 से 100 तक की सारी संख्याएं, उनके सभी डिजिट का योग बताना है, अंकों का योग कितना होगा। तो ये वहाँ हम निकाल के नहीं देख सकते, इसमें टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम याद रखना है 1 से 100 तक। इसमें 2 में कन्फ्यूजन होता है, ऑलमोस्ट हम भूल जाते हैं, तो कैसे भी करके याद रखना है कि इसका योग होता है 901। अगर सीधा ये क्वेश्चन आ जाए तो 901 करके आना है। ऐसा ही अगर कह दे कि 1 से 200 तक योग बताना है, तो ऐसे क्वेश्चन करने के नहीं होते, वहाँ आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, 3-4 मिनट लग जाएगी, फिर आगे के आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे और एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन के लिए 150 ही मिनट है। अगर आपने एक क्वेश्चन में 3 मिनट लगा दी, मतलब आपने आगे के प्रश्नों का टाइम खा लिया है, तो बी केयरफुल। अभी ये देखिए, HCF और LCM का ये रूल होता है, 2 संख्याओं का HCF और LCM का गुणा उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यानी 2 संख्याएं हैं a > b और दोनों है पॉजिटिव इंटीजर, यानी a बड़ी संख्या और b छोटी संख्या। a के अंदर b का अगर भाग देते हैं, छोटी वाली संख्या का अगर भाग देते हैं, तो ये नियम होता है यूक्लिड विभाजन का। a बराबर होगा b × q + r, यानी b का भाग देने से q तक तो इसका भाग जा रहा है, प्लस में r शेषफल बच रहा है, तो r का मान होगा या तो 0 या 0 से बड़ा और b से छोटा। अगर मान लो ये b के बराबर हो रहा है तो एक बार b का भाग और चला जाएगा ये में, इसलिए शेषफल का मान होगा > 0 b। तो ये आप बस थ्योरम याद रखना, ज़्यादा इस पे बेस्ट क्वेश्चन आते नहीं हैं, फिर भी आपको ये याद रखना है। ये मैंने कुछ PYQ में देखे थे जो मेरे को समझ नहीं आया था, मतलब इनकी बहुत लंबी प्रोसेस है, इससे मिलता जुलता अगर कुछ और आ जाए तो हम वहाँ नहीं कर पाएंगे। मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो ऐसे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स दिमाग में रखनी है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हमसे छूटना नहीं चाहिए, अगर ऐसा और आया तो इसका मतलब ये करने लायक नहीं है, उसको हमें स्किप करके आगे बढ़ना है। हमें 150 में से 100 क्वेश्चन करने हैं, यानी 1/3 क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं। तो इसको देखो, धनात्मक विषम पूर्णांक है तो उन संख्याओं को ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं।
यही दो ऑप्शन देंगे आपको। अगर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है तो उसको किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, 3m+1। और अगर घन है तो इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो, दो संख्याओं का HCF 12 है, LCM 924, तो संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बनेंगे जिनका HCF ये आए और LCM। HCF का मतलब होता है दोनों संख्याओं में से जो ग्रेटेस्ट कॉमन संख्या होती है उसके बाद कोई कॉमन संख्या नहीं बचनी चाहिए। यानी संख्या है 12x और 12y, जिसमें दोनों में देखो 12 कॉमन आ रहा है, x और y में कोई कॉमन नहीं बचना चाहिए। अगर कॉमन होता तो HCF 12 नहीं होता। इसका मतलब है HCF x और y का HCF 1 आएगा, इसमें कॉमन नहीं बचेगा। और रूल हमने पढ़ा था, संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए LCM इंटू HCF, यानी 12 इंटू 924। अब देखिए आ रहा है x इंटू वाई बराबर 77। तो अब इनके जोड़े देखने कि कैसे बनेंगे। ऐसी संख्याएं लेनी है x और y कि उनमें कॉमन यानी HCF 1 रहे। यहाँ तो यही दो जोड़े बन रहे हैं, या तो एक संख्या 1 ले लो, एक 77 ले लो, या एक संख्या 11 और एक संख्या 7 ले लो। इनमें HCF 1 ही आ रहा है, यानी दो युग्म बन रहे हैं ऐसे। तो कितने जोड़े संभव है, दो जोड़े संभव है। देखिए दो संख्याओं का योग इतना है, HCF इतना है 27। HCF मतलब ये कॉमन संख्या है, तो संख्या बनेगी 27x और 27y। इनका योग है 216, यानी 27x प्लस 27y बराबर 216। अब 27 का भाग देने पे बचा 8। अब इनके x y सापेक्षिक अभाज्य, तो ऐसा 2 + 6 करेंगे तो वो सापेक्षिक अभाज्य नहीं है, यानी 2,6 इनमें HCF तो 2 आ रहा है। हमें ऐसा चाहिए जिनका HCF 1 हो, यानी 1 से स्टार्ट करके देखते हैं। 1 और 7 HCF सही है। 2 और 6 का नहीं बन सकता, 3 और 5 का बनेगा। फिर 4 और 6 तो वही, 4 6 नहीं, 4 और 4, उसमें फिर 4 HCF हो जाएगा। फिर वापस वही सेम। इनको चाहे ऐसे लो, 7 यहाँ ले लो, 1 यहाँ ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, संख्या तो वही सेम बननी है। यानी दो युग्म होंगे इसके। अगर आप ये करते कि x बराबर 7 है और y बराबर 1 है, तो भी पहली संख्या क्या बन जाती, 27 इंटू 7, दूसरी बन जाती 27 इंटू 1, और इसके अकॉर्डिंग बन रही है 27 इंटू 1 और 27 इंटू 7। तो ये संख्या सेम ही है। संख्याओं का युग्म बताने की क्या बन रही, ये युग्म और ये युग्म दोनों सेम है, तो इनको एक ही बार काउंट करते हैं। अब है दो सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य का अर्थ है दोनों का HCF 1 है, का गुणनफल इतना है तो उनका LCM कितना होगा। अब सहभाज्य से एक चीज़ तो बता दी हमें कि HCF 1 है, और गुणनफल यानी संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM इंटू HCF। संख्याओं का गुणनफल हो गया ये बराबर होगा LCM इंटू HCF के। HCF बता रखा है 1, तो यहाँ 1 रख देंगे, तो LCM बराबर भी 945 आएगा। ये देखिए रूल है। अगर ऐसे अनरूट में दे रखा है √3 ऐसे फिक्स टाइम दे रखा है, यानी 5 बार दे रखा है, तो फिक्स रूल होता है कि √a इंटू √a n बार कर दिया तो इसका मान आएगा a की पावर 2 की पावर n -1 अपॉन में 2 की पावर n। ये याद रखना है अपने को। यहाँ 3 5 बार आया है, तो यहाँ देखिए 3 की पावर 2 की पावर 5 -1 अपॉन में 2 की पावर 5, यानी 31/32। ये फिक्स n बार आए तब के लिए रूल है। यही रूल बदल जाता है जब a इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है। जैसे यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम आता है तो इसका मान आएगा सिर्फ a। ये थोड़ी देर में बताती हूँ आपको। ये हल करना देखिए, जिसमें आवर्ती दशमलव संख्या को कैसे हल करते हैं। अगर कोई संख्या अपने को ऐसे दे देंगे ना 1.734, और इनकी बार बार आवर्ती हो रही है 34, मतलब 3 4 3 4 3 4 ऐसे, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले इस संख्या को अलग कर लो आप। इसको कर दो 1 + 0.734 इसका बार। अब इसको देखेंगे 1 प्लस, इसको घटाने का रूल होता है, पहले सीधी संख्या रख दी 734, जिसके ऊपर बार नहीं है वो संख्या घटाएंगे 7। जितनी संख्याओं पे बार है उतनी बार 9 रखेंगे, बार नहीं है उतनी बार 0, तो ये आएगा 727 अपॉन में 990। यानी इसको भिन्न के रूप में बदलना है, तो ये हो गया 1 + 727 990। अब इसका LCM ले लो,
ऐसे करके चेंज करेंगे। तो ये फिक्स रूल यहाँ चाहे 2, 3, 4 या जो भी संख्या दे रखी है उसको पहले अलग कर लेंगे, सिर्फ दशमलव के बाद वाली इस संख्या को अलग करेंगे। और इसको हल करने का नियम है, संख्या लिखेंगे विदाउट दशमलव, उसमें से घटाएंगे जिसके ऊपर बार नहीं है वो संख्या, और भाग में रखेंगे जितनी बार आ रखा जिन संख्याओं पे उतने 9, और जिन पे नहीं आ रखा उतने 0। ये देखिए ये एक लिख रखा है, अगर ऐसे घात दे रखी है a के ऊपर पावर m की पावर l, तो इसको हल करते हैं। जैसे 2 की पावर है 4, 4 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो इसको हल करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 होता है 8। अब इसको हल करेंगे 4 की पावर 8 कितना होता है, अब वो देख लेना करके, और फिर इसको हल करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे। अब ये घातांक नियम, ये अगर a की पावर m इंटू a की पावर n, इसका मतलब घात आपस में जुड़ जाएगी। और अगर ऐसे गुणा में है इसकी पावर, तो ये गुणा हो जाएगा यहाँ पे। ये रूल है फॉर्मेट का नियम। देखिए अगर a की पावर p-1 और भाग भी p का जा रहा है, तो शेषफल 1 आएगा, जहाँ a और p का HCF 1 है, यानी सापेक्षिक अभाज्य है, इसका अर्थ HCF आ रहा है 1। और अगर इसकी जगह a की पावर p है और अपॉन में p, यानी p-1 होता तो शेषफल आता 1। इसके साथ एक a एक्स्ट्रा आ गया गुणा में, यानी a की पावर p-1 इंटू a कर दिया, तब ये आया है, तब शेषफल बचेगा a। अभी देखते हैं कोई, जैसे है 3 की पावर 10 है, भाग में है 11, 11 और 3 सापेक्षिक अभाज्य हैं, और ऊपर पावर है 11-1, तो इसमें जो शेषफल आएगा वो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 1 आएगा। अब भाजकों की संख्या निकालनी है। ये फिक्स इतने मेथड्स हैं, इनको आप याद रखना पड़ेगा आपको। जो सवाल आएगा तो सीधा सीधा ये अप्लाई करके ही आंसर निकलेगा। अब कोई संख्या है उसको पहले अभाज्य गुणनखंडों के रूप में ऐसे बांट लेंगे। जैसे 24 है, यानी 8 3 24, यानी 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, ये और ये अब आगे विभाजित नहीं हो रहे हैं, यानी अभाज्य संख्याओं में बांट के ऐसे टुकड़े कर लेंगे इनके इस प्रकार। तो यहाँ आ रहा है जैसे P1 ये संख्या है, P2 ये संख्या है, ये M1 का मान है, ये M2 का मान है। यहाँ P1 की पावर M1, P2 की पावर M2, P3 की पावर M3, यानी इस प्रकार संख्या को तोड़ लेंगे, जहाँ ये क्या है अभाज्य संख्याएं। अब अगर पूछे कि इस संख्या के टोटल कितने भाजक बनेंगे, तो इसका रूल है M1+1 M2+1 इंटू M1+1, ऐसे गुणा करके। अगर वास्तविक भाजकों की संख्या पूछे, वास्तविक भाजक यानी एक तो संख्या में खुद का भाग जाता है और एक 1 का जाता है, उन दोनों को घटा देंगे, यानी 2 भाजक घटा देंगे, बाकी आएंगे वास्तविक भाजक। अब देखना है सम भाजक कितने हैं। जो संख्या थी उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, एक नई संख्या आएगी, फिर उसी पे ये सेम रूल अप्लाई करके उसके जितने भाजक प्राप्त होंगे वो सम भाजक होंगे। यानी संख्या को 2 से भाग देने के बाद जो नई प्राप्त संख्या होगी उसके भाजकों की संख्या निकालनी है, वो आ जाएगी समभाजक। फिर अगर पूछे विषम भाजकों की संख्या, तो ये टोटल भाजकों की संख्या में से समभाजकों की संख्या घटा देंगे। अब देखने हैं अभाज्य भाजकों की संख्या। अभाज्य भाजक कितने होंगे, ये P1 P2 P3 ये क्या है अभाज्य भाजक है n तक, तो ये आएंगे n अभाज्य भाजक। अब है भाजकों का योग बताना है, ये टोटल जो जितने भाजक बने थे उनका योग कितना है। इसका ये रूल होता है P1 की पावर M1+1 -1 अपॉन P1 -1। ये आपको याद रखना पड़ेगा, एक बार टफ लग रहा है, 2-3 बार इसे लिख के देखेंगे याद हो जाएगा। और ये याद ये रखना है यहाँ प्लस में 1 हो रहा है, यहाँ निकालते हैं तब सीधा सीधा इतना है, +1 करके गुणा करना है। यहाँ पावर में भी +1 फिर -1, यहाँ एक है। विषम गुणनखंडों का योग पूछ लेते हैं कई बार, जैसे पहले इसको तोड़ लिया अभाज्य संख्याओं के रूप में, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, इस संख्या को, ये अभाज्य भाजक है। अब विषम गुणनखंड पूछे तब सिर्फ विषम संख्या लेनी है, 2 नहीं लेना। और फिर रूल याद रखो, विषम है तो सम संख्या यानी 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 की पावर 0 2 तक चलेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 इंटू विषम संख्या ली, सम संख्या से शुरू करेंगे, 5 की पावर 0 5 की पावर 1, इतने आएंगे विषम गुणनखंडों का योग। अब अगर पूछे सम गुणनखंडों का योग, तो इसमें सारी संख्याएं लेंगे, सम और विषम।
सम संख्या है फिर भी शुरू करेंगे विषम संख्या से, यानी 2 के ऊपर शुरू करेंगे 1 से, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 3 तक चलेंगे यहाँ तक। और इनको शुरू करेंगे 0 से, यानी सम संख्या से। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, इसको भी 0 से शुरू किया, यानी 5 को 0 से किया है सम संख्या से शुरू। और सम को शुरू किया है विषम संख्या से, यानी 1 से शुरू। ये याद रखना है, यहाँ जो सम अभाज्य गुणनखंड हो उनको 1 से शुरू करना है और विषम वाले को 0 से स्टार्ट करना है। अब ये एक नियम क्या क्वेश्चन था जो याद ही रखना है। अगर संख्या है 10p + q इंटू 10q + p, जहाँ p q क्या है इंटीजर है, तब ऐसी संख्या बतानी है जिसको इस रूप में व्यक्त किया जा सके। ये संख्या याद रखनी है 1729 होती है। इस संख्या को रामानुज संख्या भी कहते हैं, इस संख्या को 1729, क्योंकि इसको लिखा जा सकता है फिक्स 1 की क्यूब + 12 की क्यूब करते हैं तो भी यही संख्या आती है, और 9 की क्यूब + 10 की क्यूब करते हैं तो भी यही आती है 1729। इसको याद रख लेना। जब p का मान 1 और q का मान 9 होता है यहाँ पे, तो ये संख्या प्राप्त हो जाती है। एक संख्या 1 को, एक 9 हो। हाँ, ये कुछ फिक्स रूल थे, इनको याद रखना है। अगर a है कोई संख्या जिसको अगर क्रमागत 2 गुणनखंडों के रूप में ऐसे व्यक्त किया जा सकता है, जैसे 12 है तो उसको 3 चौके 12, 3 × 4, यानी क्रमागत संख्याओं के रूप में व्यक्त होनी चाहिए कोई संख्या, तब इसका रूल है √a + √a + √a इनफाइनाइट टाइम्स तक कर रखा है, प्लस है तो इसका मान आएगा n+1। अगर माइनस में है इनफाइनाइट तक माइनस तो ये छोटी वाली संख्या आएगी n। अगर a कोई ऐसी संख्या जिसको ऐसे क्रमागत गुणनखंड में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता, 2 क्रमागत धन पूर्णांकों में व्यक्त न हो, तो इस प्लस वाले का मान होगा x² - x - a = 0 के जो पॉजिटिव मूल आएंगे, यानी a की वैल्यू रखने के बाद इस इक्वेशन के जो पॉजिटिव मूल आएंगे उसके बराबर मान होगा। ये है गुणा में, रूट के अंदर गुणा है। अगर n फिक्स टाइम दे रखा है n बार, तब तो a की पावर 2n - 1/2n। अगर इनफाइनाइट टाइम्स कर रखा है तो सिर्फ a आएगा मान। और ये एक क्वेश्चन है जिसको याद रखना है 1/√n √n+1। फिर ये संख्या आगे √n+1 + √n+2 √n + m-1 और n+m, यानी यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जा रहा है √n + m तक। तो इसका मान ऐसे याद रखना है कि इस संख्या में से ये घटानी है, √n + m - √n आंसर आएगा।